हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, प्रत्येक की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह हमारे भारत का भूगोल का 11वां पार्ट है। इससे पहले मैंने इसके 10 पार्ट अपलोड किए हैं जो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 16वां प्रश्न है हमारा, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विवरण दीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मिट्टी होती क्या है आखिर। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो चट्टानों से निर्मित है मिट्टी कहलाती है। मतलब ये जो पृथ्वी की ऊपरी परत है हमारी, मतलब यह क्या है, चट्टानों के अवशेष से बनी है, पर्दन से बनी है, यही हमारी क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो मृदा के निर्माण में मुख्यतः 5 घटकों की भूमिका होती है। अब वो 5 घटक कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, सैलें। मतलब कोई भी मिट्टी हो उसमें सैलों की कितनी मात्रा होती है, 40 से 45%। मतलब वो क्या होती है, अधिकतर मिट्टियों में 40 से 45% सैलों के क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। मतलब सेल 40 से 45% पाई जाती है। दूसरा है हमारा ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब होता है मतलब किसी भी जीवांश का सड़ा गला अंश, वही हमारा ह्यूमरस कहलाता है, जिसे कार्बनिक पदार्थ कह सकते हैं। तो किसी भी मिट्टी में हमारा 5 से 10% क्या होता है, ह्यूमरस होता है, नहीं कार्बनिक पदार्थ, या फिर कह सकते हैं जीवाश्मों, मतलब जीवाश्म कह सकते हैं कि हाँ, जीवांशों का अवशेष, सड़े गले अवशेष, ये क्या होते हैं, 5 से 10% मिट्टी में होते हैं। जल की बात करें, मृदा जल की, तो ये कितना होता है, मृदा जल हमारा होता है 25%, यानी मिट्टी में 25% जल होता है। वायु की बात करें तो 25% वायु होती है, और इसमें कुछ मात्रा में जीवाणु भी उपस्थित रहते हैं, जैसे कवक हो गया और मतलब बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या हो गया, मिट्टी में मिले रहते हैं कुछ मात्रा में। अब देखते हैं मिट्टी के प्रकार की मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है जो कि, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा संस्थान के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी। पहला हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यहाँ आप मैप में देख रहे हैं, ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं जितना ऐसे बैगनी कलर से, ये हमारी क्या है, ये जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मिट्टी है जो आप बैगनी कलर से इसमें मैप में देख रहे हैं। दूसरा है हमारा काली मिट्टी। काली मिट्टी आप यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये लगभग मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है लाल मिट्टी, जो कि मैप में आप देख रहे हैं लाल, मतलब रेड कलर से दर्शाया गया है, ये हमारी लाल मिट्टी है। चौथा है हमारा लैटेराइट मिट्टी, आप यहाँ कोने पे देख रहे हैं, ये हमारा इधर हमारा पड़ता है पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में, और यहाँ हमारा यहाँ के कुछ क्षेत्रों में, यानी पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, यहाँ मेघालय के पास, और यहाँ पे कुछ एरिया में क्या होती है, हमारी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। पांचवा बात करते हैं, पांचवा हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ होगा, आपको पता है, जहाँ मरुस्थल होंगे। तो ये आप जो भूरे कलर से देख रहे हैं, ब्राउन कलर से, ये हमारी कौन सी है, मरुस्थलीय मिट्टी। ये मुख्यतः कहाँ, राजस्थान, यानी थार का मरुस्थल जो है वहाँ हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी आपको पता होगा, हमारा इधर हिमालय स्थित है, इधर इस प्रकार हमारा हिमालय स्थित है। तो ये क्या है, इसी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी हमारा। यहाँ उत्तर में, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। सातवां है हमारा क्षारीय मिट्टी। अब क्षारीय मिट्टी भारत में बहुत कम पाई जाती है, मतलब बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है, इसे मैप में इसलिए नहीं दर्शाया गया है, लेकिन पाई जाती है, ऐसा ऐसा नहीं कि यहाँ भारत में नहीं पाई जाती। तो क्षारीय मिट्टी लगभग यहाँ पश्चिमी गुजरात का जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, यहाँ पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र में ये क्षारीय मिट्टी देखने को मिलती है। राजस्थान में भी कुछ हिस्से में मतलब ये क्षारीय मिट्टी देखने को मिलती है। और पूर्वी तट के जो डेल्टा हैं, मतलब जो भी डेल्टा हैं यहाँ पूर्वी तट के, इस तट के, मतलब कृष्णा नदी का डेल्टा हो गया, गोदावरी का, गंगा नदी का जो भी डेल्टा हो गया, उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी 8वीं है पीट या दलदली मिट्टी। तो ये तो आपको पता होगा दलदली एरिया में ही देखने को मिलेगी। तो ये हमारे डेल्टाई प्रदेश में पाई जाती है। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर हमारा क्या है, कृष्णा नदी का डेल्टा, यहाँ गोदावरी नदी का डेल्टा है, यहाँ पर गंगा नदी का डेल्टा है। तो ये जितना भी डेल्टाई प्रदेश हैं, मतलब ये डेल्टाई क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिलती है।
तो अब चलिए धीरे धीरे करके हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सारी विशेषताओं को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हमारी कौन सी हो गई? पहली हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवसादों से बनी है। ये पहली बात। तो आप ये जो देख रहे हैं मैप में, ये पर्पल कलर से दर्शाया गया है पूरी बेल्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। आपको पता होगा ये हमारा क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है, जो किससे निर्मित है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बारीक काप मिट्टी से मतलब बना हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था। तो मतलब ये जो जलोढ़ मिट्टी है, क्या इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनी होती है। मतलब नदियाँ जो भी अपने साथ अवसाद बहाकर लाती हैं वो क्षेत्रों में जमा करती हैं और उसी से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी हमारी जलोढ़ मिट्टी का। दूसरा बात करते हैं तो भारत के लगभग 42% क्षेत्र पर इसका विस्तार है। मतलब ये मिट्टी भारत के 42% क्षेत्र पर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की उपस्थिति और फास्फोरस की अनुपस्थिति। अब इसमें क्या होता है, मतलब जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की तो अधिकता होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस अनुपस्थित होता है। मतलब आपको पता होगा जब नदियाँ हमारी जब बहती हैं तो अपने साथ तमाम पेड़ पौधों को बहाकर अपने साथ लेते हुए मतलब आगे बढ़ती हैं। और ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, आगे जब सड़ गल जाते हैं तो उसी से हमारे क्या होता है, ह्यूमरस बनता है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, ह्यूमरस और पोटास और नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस अनुपस्थित होता है, इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं इसके विस्तार की। तो आपको पता होगा ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं हमारा कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान है। तो ये मिट्टी जो है ये उत्तर के विशाल मैदान मतलब पूर्वी तटवर्ती भाग में, जैसे ये जो पूर्वी तटवर्ती भाग की ये जो है यहाँ पर हमारी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, और जो घाटियाँ हैं वहाँ पर हमारी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो फसलों की संख्या के आधार पर ये सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इसमें सभी प्रकार की फसलों का लगभग उत्पादन किया जा सकता है, अर्थात इसमें सबसे अधिक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, इसलिए इसे कहा गया है कि हाँ फसलों की संख्या के आधार पर ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहली हो गई हमारी पुरानी जलोढ़, या फिर जिसे हम बांगर मिट्टी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, बांगर मिट्टी हमारी कम उपजाऊ होती है। दूसरा हो गया हमारा नवीन जलोढ़, जिसे हम खादर बोलते हैं, या अधिक उपजाऊ होती है। तो बांगर और खादर के बारे में ये आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है बांगर और क्या खादर है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लो ये हो गए हमारे पर्वत हो गए। अब पर्वतों से क्या होती हैं, नदियाँ निकलती हैं। मान लो कोई नदी हमारी यहाँ से निकली, पर्वत से निकली इस प्रकार, और क्या होता है जब नदियाँ निकलती हैं पर्वतों से तो अपने साथ वो पर्वतों को तोड़ते हुए, मतलब छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ते हुए वो क्या करती हैं, तोड़कर अपने साथ बहा ले आती हैं, और वो लाकर कहाँ ऐसे लगभग इकट्ठा करती रहती हैं। ऐसे ऐसे पर्वतों को तोड़ तोड़ के, मतलब जो पत्थर के रूप में लाती हैं, वो इस प्रकार यहाँ पर ऐसे इकट्ठा किया करती हैं। तो ये जो पर्वतों वाला एरिया होता है, मतलब जो इकट्ठा किया करती हैं पर्वतों को, इसे हम बोलते हैं भावर क्षेत्र। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा भावर क्षेत्र है। और इस भावर क्षेत्र के जस्ट नीचे यहाँ पर जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, भावर क्षेत्र के बाद वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये हमारा है तराई क्षेत्र। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब नदियाँ बहाकर अपने साथ पत्थरों को तोड़कर लाती हैं, जहाँ इकट्ठा करती हैं पत्थर, वो हमारा भावर क्षेत्र होता है, और भावर क्षेत्र के जस्ट बाद वाला ये हमारा तराई क्षेत्र होता है। अब तराई क्षेत्र मतलब ये जो नदियाँ यहाँ से निकली थी, नदियाँ प्रायः यहाँ से निकली थी पर्वतों से, वो यहाँ पर अपने जब बहकर आ रही थी तो इसी पत्थरों में विलुप्त हो जाती थी। इन पत्थरों में क्या होता था, विलुप्त हो जाती थी, मतलब कई शाखाओं में विभाजित हो जाती थी और लगता ही नहीं था कि हाँ ये नदियाँ हैं। लेकिन जब ये भावर क्षेत्र से निकलकर तराई क्षेत्र में आती हैं तो ये फिर से कुछ चौड़े में बहने लगती हैं। मान लो ऐसे ये हमारी नदी बहने लगी इतने चौड़े क्षेत्र में। लेकिन जब नदियाँ बहती रहती हैं तो वो हमेशा कटाव करती रहती हैं, और कटाव करते करते वो अपना एक मार्ग निर्धारित कर लेती हैं, और उस मार्ग में मतलब बहने लगती हैं, अपना एक निश्चित स्थान निर्धारित कर लेती हैं हम कह सकते हैं, और उस निश्चित स्थान में ही वो बहने लगती हैं। अब जैसे मान लो नदियाँ कटान करते करते वो अब बहने लगी, पहले इतनी चौड़ी बहती थी, अब बहने लगी इतने पतले से क्षेत्र में, मतलब नीचे कटाव करते करते अपना एक रास्ता बना लिया और उसी क्षेत्र में बहने लगी। तो ये जो पहले जहाँ बहती थी वहाँ से क्या हो गया, जब पतले क्षेत्र में बहने लगी तो ये जो क्षेत्र हो गया, इसे हम बोलते हैं, इसे पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, या फिर जिसे बांगर मिट्टी बोलते हैं। तो यह क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। तो मतलब ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला,
ये जो क्षेत्र पूरा आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र ये हमारा है पुरानी जलोढ़ मृदा का। यहाँ पर हमारी कौन सी पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब मान लो फिर से कभी नदियों में बाढ़ की स्थिति आ गई, तो जो नदियाँ थोड़ी पतली बहने लगी थी, अब वो क्या होगा, जब उनमें जल की मात्रा अधिक होगी तो वो फिर से थोड़ा चौड़ी हो जाएंगी। तो मान लो पहले जितनी इतनी पतली बह रही थी, अब वो थोड़ा और चौड़ी होकर बहने लगी, यानी इतने क्षेत्रफल में बहने लगी। तो ये जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ नया, ये जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसे हम बोलते हैं नई जलोढ़। ये जो क्षेत्र होता है हमारा, ये क्या होता है, नई जलोढ़। यहाँ पर हमारी नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यह क्या होती है, नई जलोढ़ हमारी ये अधिक उपजाऊ होती है। तो ये था बांगर और खादर का मतलब कॉन्सेप्ट। आइए इसकी एक आपको क्लिप दिखा देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, ये अपने से जब पत्थर तोड़कर लाती हैं बहाकर, तो यही हमारा कौन सा है, यही हमारा भावर क्षेत्र है। मतलब जहाँ ये पत्थर इकट्ठा किया करती हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा भावर क्षेत्र हो गया। लेकिन आगे चलकर ये क्या होती हैं, पुनः ये चौड़ी होकर बहने लगती हैं। आप ये देख रहे हैं काफ़ी चौड़ी होकर बह रही हैं। यही हमारा क्या है, ये हमारा तराई क्षेत्र है। तो नदियाँ क्या होती हैं, जो भावर क्षेत्र जो अभी आपने देखा पत्थर इकट्ठा थे, वहाँ पर क्या होती है, नदियों का मतलब पानी बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दिखाई देने लगती हैं। और आगे चलकर ये तराई क्षेत्र में फिर से इतना चौड़ी होकर बहने लगती हैं। तो ये था हमारा भावर और तराई क्षेत्र। अब देख रहे होंगे आगे चलकर धीरे धीरे कितना मतलब कि तराई क्षेत्र में पहुँचती है तो कितना चौड़ी होकर बहने लगती हैं। लेकिन इस जब तराई क्षेत्र से ये आगे बढ़ती है, तो तराई क्षेत्र के बाद ये बहते बहते अपना एक निश्चित स्थान मतलब निश्चित मार्ग निर्धारित कर लेती हैं और उसी पतली से मार्ग में बहने लगती हैं। तो जो ये खाली क्षेत्र होता है उसके बाद का, उसे हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़। लेकिन जब ये फिर कभी बाढ़ की स्थिति बनती है, नदियाँ फिर से चौड़ी होती हैं, तो जो क्षेत्र बनता है इस प्रकार, तो उसे हम नई जलोढ़ बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये खादर और बांगर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम देख रहे थे जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में आपको मैंने इसकी सारी विशेषताएं बता दी, कितने प्रकार की होती हैं बता दी। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हमें पता है ये हमारी कौन सी दिशा होती है, ये मैप में हमेशा ये पूर्व दिशा होती है। यानी इधर से इधर की ओर जाने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी उर्वरा शक्ति घटती है। मतलब इस तरफ जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, घटती जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है मतलब मिट्टी कब अधिक उर्वर कब होती है, मतलब ये कह सकते हैं वर्षा पर एक प्रकार से डिपेंड होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। तो हमें पता है ये जो हमारी दूसरी हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा जो चलती है इस प्रकार मानसून की, वो जब वर्षा कराती हुई धीरे धीरे इधर से इधर को जाती है, इस प्रकार चलती है, तो धीरे धीरे यहाँ पहुँचते पहुँचते यानी इस हिस्से में पहुँचते पहुँचते क्या होती है, वो लगभग उसका जल खत्म हो जाता है, उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि पूर्वी हिस्से की अपेक्षा यानी इस हिस्से की अपेक्षा यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो इसलिए जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं वैसे वैसे इस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटती जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं इसकी उर्वरा शक्ति तो घटती जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो घटती जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन बढ़ता जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उपजाऊ शक्ति मतलब उर्वरा शक्ति मिट्टी की घट रही है तो उत्पादन कैसे बढ़ रहा है। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर हमारा हरित क्रांति का प्रभाव कुछ अधिक देखने को मिलता है। हरित क्रांति का मतलब प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। हरित क्रांति क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, आधुनिक तरीके से खेती की जाती है। ये जो पूर्वी हिस्से की अपेक्षा यहाँ पर अभी आज भी लोग परंपरागत तरीके से मतलब वही पुराने तरीके से खेती करते हैं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है, नवीन तरीके से कृषि की जाती है। मतलब वहाँ पर नवीन कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग किया जाता है, खाद का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम पूर्व से मतलब पश्चिम की ओर जाते हैं, ये भलते ही मतलब इसकी उर्वरा शक्ति मिट्टी की घटती जाती है, लेकिन उत्पादन इधर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है। यहाँ पर हमारा आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है। तो आशा करता हूँ जलोढ़ मिट्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं अपनी दूसरी मिट्टी, काली मिट्टी। तो दूसरी मिट्टी हमारी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ गुजरात के क्षेत्र में यहाँ पर जो कुछ हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी काली मिट्टी है।
तो इसका विस्तार भी हम बाद में देखेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो लावा के द्वारा बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण, मतलब क्या होता है, बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। इसको एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कोई हमारा ये हो गया ज्वालामुखी, कोई हमारा ज्वालामुखी हो गया। तो जब ज्वालामुखी का ऐसे उद्गार होता है यहाँ से, मतलब जब मैग्मा निकल कर पृथ्वी के बाहर आता है लावा, तब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो ये जो लावा होता है, गर्म लावा, ये निकल कर जब यहाँ बाहर जम जाता है, इस प्रकार जम जाता है बाहर क्षेत्रों में, बाहर के क्षेत्रों में, तो क्या होता है, इससे बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं। बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं और इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों का जब हवाओं द्वारा क्षरण होता है, मतलब कह सकते हैं अपक्षय होता है, तो क्या होता है, इससे हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। और लेकिन जब यही लावा अंदर ही जम जाता है, यही अंदर ही जम जाता है, यानी ज्वालामुखी के अंदर ही जम जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट बोलते हैं, इन्हें हम ग्रेनाइट चट्टानें बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो लाल मिट्टी का निर्माण भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि मान लो ये हमारा कोई ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी में जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ये जो मैग्मा होता है, मतलब लावा बनकर जब बाहर निकलता है और ये ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो ये काला पड़ जाता है। और इससे क्या होता है, इसी से हमारा बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। और इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से क्या होता है, हमारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। आइए आपको दिखाते हैं लावा किस प्रकार मतलब निकलता है, किस प्रकार काला हो जाता है। ये मान लो कोई ज्वालामुखी फटा हो, उसमें से क्या हो, ये लावा निकलने लगा, मतलब ये बाहर गर्म लावा निकलने लगा लाल। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो लावा जब बाहर निकलता है पृथ्वी के बाहर, तो आप ये देख रहे हैं जो काली चट्टानें आप देख रहे हैं, इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ये काली चट्टानें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं का निर्माण होता है। यही हमारी क्या है, ये जब लावा निकल कर बाहर ठंडा होता है, काला पड़ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसाल्टिक चट्टानें। ये लावा आप देख रहे हैं, और इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों से क्या होता है, हमारा जब इनका अपरदन होता है इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों का, तो इससे हमारी काली मिट्टी बनती है। मतलब जब इसका क्षरण होता है वायु द्वारा, तो इससे क्या होता है, हमारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जब ये लावा मतलब ज्वालामुखी के अंदर ही मतलब जम जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, मान लो अंदर ही जम गया, ये लाल अवस्था में ही जम गया, ऐसे जैसे लाल आप देख रहे हैं, जिस प्रकार लाल आप देख रहे हैं, इसी अवस्था में अगर ये अंदर जम गया, मतलब ज्वालामुखी के अंदर जम गया, तो इससे क्या होता है, ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। और जब ग्रेनाइट चट्टानें मतलब किसी भी पृथ्वी की किसी क्रिया द्वारा जब बाहर आ जाती हैं, या प्लेट विवर्तन की या किसी क्रिया द्वारा बाहर आ जाती हैं, तो उसका जब क्षरण होता है तो इससे लाल मिट्टी बनती है। तो फिलहाल आपको काली मिट्टी समझा रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा टिटानीफेरस मैग्नेटाइट लवणों की उपस्थिति के कारण काला रंग। मतलब ये जो मतलब लावा होता है, बाहर निकल कर आता है, जम जाता है, उसमें क्या होता है, ये टिटानीफेरस मैग्नेटाइट लवण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग काला हो जाता है, इस मिट्टी का रंग काला होता है। तीसरा पॉइंट है गीली होने पर अधिक फूल जाती है और सूखने पर अधिक कठोर हो जाती है। मतलब यह मिट्टी जब गीली होती है तो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है एकदम फूल कर, और अगर सूखती है तो क्या होती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, मतलब बहुत अधिक ये कठोर हो जाती है, इसमें चटकन पड़ने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। मतलब हमें पता है कि हाँ, जब दरारें पड़ जाएंगी तो उसमें क्या होगा, जल सोखने की क्षमता मतलब क्या होगा, अधिक हो जाएगी, तो इसमें की जल धारण की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मतलब लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता। इसमें क्या होता है, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब हमें पता है कि हाँ पृथ्वी के अंदर ये जितने खनिज हैं सब हमारे पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। लोहा हो गया, चूना, कैल्शियम, पोटास, ये सब पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो क्या होता है, उसी के साथ ये बाहर आ जाते हैं, और क्या होता है, इसी जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं उसमें मतलब ये उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काली मिट्टी में क्या, लोहा, चूना, कैल्शियम, इन सब की अधिकता होती है। लेकिन इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस ये सब अनुपस्थित होते हैं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि हाँ इतने गर्म लावा में कोई भी जीवाश्म बच ही नहीं सकता, वो मतलब गल जाएगा, तो ह्यूमरस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस इनकी अनुपस्थिति होती है। ह्यूमरस आपको पता ही होगा, मतलब जो जीवों के सड़े गले अंश होते हैं उसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो इतने मतलब ये जो गर्म लावा आप देख रहे हैं, इसमें कौन सा जीवाश्म बचा होगा, मतलब वो भी तो जल के कोयला बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमरस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, ये मिट्टी काफ़ी उर्वर भी होती है, मतलब ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी होती है।
इसलिए इसमें कपास, दलहन, अलसी, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। मतलब इसमें कपास, दलहन, अलसी, तंबाकू इन सब की तो खेती की जा सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं एक कपास के लिए बहुत अधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। जो काली मिट्टी आप देख रहे हैं, ये कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी ये मानी जाती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, इस मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, मटियार, चरणोजर, जो कि इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है, इन नामों से जाना जाता है। मतलब कपासी मिट्टी आपको पता होगा, ये कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, रेंगुर मिट्टी कहते हैं, मटियार कहते हैं, और चरणोजन तो इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है। तो इन नामों से काली मिट्टी को पुकारा जाता है। इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार महाराष्ट्र, मालवा का पठार, मतलब ये महाराष्ट्र हो गया, मालवा का पठार, तेलंगाना, गुजरात आदि क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। मतलब ये महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हो गया, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये हमारा मालवा का पठार वाला हिस्सा हो गया, मालवा का पठार, और तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है तेलंगाना। गुजरात के कुछ क्षेत्रों में आप यहाँ जो देख रहे हैं काले से दर्शाया गया है, यहाँ भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी काली मिट्टी, इसका निर्माण, इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा है लाल मिट्टी। तीसरा है हमारा लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो लाल मिट्टी का निर्माण मैंने आपको बता दिया कि इसका निर्माण क्या होता है, आपको पहले ही बता दिया कि जैसे जब पृथ्वी मतलब जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो जो पृथ्वी के बाहर जब लावा आकर जो ठंडा हो जाता है, उससे क्या होता है, हमारा बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं। और बेसाल्टिक चट्टानों की मतलब जब क्षरण होता है तो उससे हमारी काली मिट्टी बनती है। लेकिन जब ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है तो उससे क्या होता है, मतलब लाल अवस्था में ही पृथ्वी के अंदर जम जाता है, तो उससे क्या होता है, इससे ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है, और इन्हीं ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से क्या होता है, हमारी लाल मिट्टी बनती है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से। दूसरा देखते हैं, भारत के लगभग 25% क्षेत्रफल पर ये मिट्टी पाई जाती है। मतलब लाल मिट्टी भारत के लगभग 25% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तीसरा है लोहा यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। मतलब क्या होता है, लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है, चूना, लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम, पोटास, इसकी क्या होता है, अधिकता होती है। मतलब भूगर्भ में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, और भूगर्भ में मतलब इन सब चीज़ों के पाए जाने के कारण मतलब जब लावा पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है तो क्या होता है, इन सब चीज़ों की इसमें अधिकता होती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस अनुपस्थित होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस इस मिट्टी में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकतर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए बहुत कम उपजाऊ होती हैं। मतलब जो लाल मिट्टी होती है अधिकतर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए यह कम उपजाऊ होती है। मतलब ये उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए क्या होता है, ये जैसे आप ये हिस्सा देख रहे हैं, आप ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर वर्षा आपको पता है कम होती है, क्योंकि जब मानसून आता है, इस प्रकार जब मानसून हमारा आता है तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा पता है आपको, यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट पड़ता है जो कि मानसून को रोक लेता है, और जितनी वर्षा होती है इधर मालाबार तट, केरल, यहीं पर लगभग ज़्यादा वर्षा हो जाती है। मानसून अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और इस हिस्से में बहुत कम वर्षा हो पाती है। और आप यहाँ जो देख रहे हैं, मतलब ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी वर्षा मतलब सिर्फ मेघालय को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, बाकी क्षेत्रों में वर्षा उतना अधिक नहीं होती है। तो मतलब मेघालय के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है, बाकी मेघालय के कुछ भागों में नहीं, मतलब मेघालय को छोड़कर बाकी सब भागों में ये क्या होता है, ये हमारी लाल मिट्टी ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मोटे अनाज और चावल, दलहन आदि उगाए जाते हैं। मतलब लाल मिट्टी में खेती की जाती है, लगभग मोटे अनाज जैसे चावल हो गया, दलहन हो गया, इसकी कृषि की जाती है। इसकी विशेषता क्या है, गीली होने पर यह मिट्टी पीली हो जाती है। मतलब जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये पीली हो जाती है, इसलिए इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, और तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के कुछ भाग में, छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तरी पूर्वी भारत, इसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा लेटेराइट मिट्टी। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखते हैं। तो इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, एफ बुचनान ने 1905 ईस्वी में किया था, लगभग बंगाल विभाजन के समय में 1905 में एफ बुचनान ने इसका अध्ययन किया था। इसका निर्माण कैसे होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। निच्छालन प्रक्रिया क्या है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक फिगर के द्वारा। ये मान लो हमारा बर्तन हो गया, कोई बर्तन हो गया। अब क्या होगा, अगर ऊपर से इसमें मान लो पानी भरा है,
इसमें हम ऊपर से बालू डालें तो क्या होगा, वो बालू क्या होगा, इसकी तली में बैठ जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को निच्छालन प्रक्रिया बोलते हैं। तो हम मान लें कि मान लो ये हो गई हमारी पृथ्वी की, ये मान लो हो गया हमारा पृथ्वी की ये परत हो गई। ऊपर मान लो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बालू भी उपस्थित है ऊपरी परत में, यहाँ पर बालू भी उपस्थित है और इसमें बालू के साथ साथ आयरन यानी लोहा भी उपस्थित है। लेकिन जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें पता ही पाई जाती है, तो जहाँ जब वर्षा होगी तो क्या होगा, जो बालू के कण होंगी, जब वर्षा होगी तो ये बालू के कण जल के द्वारा रिस करके नीचे चले जाएंगे। ये क्या होगा, यहाँ नीचे आके जमा हो जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आयरन बचेगा। तो इसलिए क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी अधिक वर्षा के कारण जब निच्छालन प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, बालू जब मतलब नीचे चली जाती है जल द्वारा रिसकर और ऊपर आयरन ही बचता है। इसलिए यह मिट्टी बहुत कठोर होती है और यह भी लाल रंग की होती है, क्योंकि पता है जब बालू नीचे चला आएगा ऊपर आयरन ही बचेगा, लोहा बचेगा, तो लोहा कैसा होता है, लाल रंग का होता है। इसलिए यह मिट्टी भी लाल रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा, गीली होने पर काफ़ी मुलायम और सूखने पर ईंट की बहुत कठोर हो जाती है। मतलब जो ये मिट्टी गीली होती है तो बहुत मुलायम हो जाती है, बहुत अधिक कोमल हो जाती है, लेकिन जब सूखती है तो यह क्या एकदम कठोर हो जाती है, मतलब ईंट की तरह एकदम कठोर हो जाती है, जैसा कि काली मिट्टी में था। नेक्स्ट है, यह बहुत कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि यह निच्छालन की प्रक्रिया से बनती है। निच्छालन की प्रक्रिया से बनने का मतलब इस मतलब कम उपजाऊ का क्या लेना देना है इससे। निच्छालन की प्रक्रिया में जब अधिक वर्षा होती है तो जो जैसे जो जल के साथ जो जैसे बालू नीचे चली जाती है, तली में चली जाती है बालू रिस करके निच्छालन प्रक्रिया द्वारा, वैसे जो ऊपर खनिज लवण होते हैं वो भी उसी जल के द्वारा नीचे चले जाते हैं और यह मिट्टी क्या होता है, मतलब अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब बहुत कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यह निच्छालन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है। मतलब जितने भी खनिज लवण होते हैं वो ऊपर से क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं, रिस करके ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो या फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है तो क्या होता है, यह बह जाते हैं। तो इस प्रकार मतलब यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है, कम उपजाऊ होती है। इसलिए इसमें कौन से मतलब जो अधिक उपजाऊ भूमि में नहीं कृषि की जा सकती, उनकी कृषि इसमें की जाती है। जैसे हो गया काजू हो गया, मोटे अनाज हो गए, मसाले, इस सब की खेती यहाँ पर की जाती है। आपको पता होगा मसाला, ये मतलब आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, लगभग यहाँ पर और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में, यहाँ पर मेघालय के कुछ हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। आप यहाँ ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन। तो आपको पता होगा यहाँ पर हमारा केरल है जो कि मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमारा केरल है जो मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर मसालों की कृषि की जाती है। और अधिक वर्षा मतलब यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि ये हमारा जो पश्चिमी घाट है ये पूरे मानसून को यहीं रोक लेता है, मतलब पूरे मानसून को नहीं कह सकते लेकिन अधिकतर मानसून को रोक लेता है और यहीं पर सबसे अधिक वर्षा हो जाती है। यहाँ जो मानसून आता है यहाँ पर अधिकतर वर्षा हो जाती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये आप जो मैप में देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये हमारी लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा आदि की प्रचुरता होती है, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, ह्यूमरस आदि की अनुपस्थित होती है। मतलब क्या होता है, वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, सारे बह जाते हैं, तो इसमें ह्यूमरस नहीं पाया जाता है। मतलब ह्यूमरस हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन इसमें एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके विस्तार की। तो इसका विस्तार क्या होता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मतलब यहाँ पर केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र, कर्नाटक हो गया और पश्चिम बंगाल यानी यहाँ का कुछ हिस्सा हो गया पश्चिम बंगाल, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। तो इन हिस्सों में क्या होता है, ये हमारी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये थी हमारी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय मिट्टी, पांचवा हमारा है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी नाम से यह स्पष्ट है कि जहाँ पर पर्वत अधिक पाए जाएंगे वहीं पर ये मिट्टी पाई जाएगी। तो आपको पता होगा ये जो आप पूरा बेल्ट देख रहे हैं, ये हमारा पूरा बेल्ट क्या है, यहाँ पर हिमालय पाया जाता है और ये हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको पता होगा यहाँ पर हमारा पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं इसी हिस्से में, तो ये बात आपको पता होगी। तो ये लगभग कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो आइए इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं। यह निर्माणाधीन मृदा है। निर्माणाधीन मृदा का मतलब हो गया कि हाँ, ये इसमें हमेशा निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब ये हमेशा इस मिट्टी का निर्माण हमेशा हुआ करता है, हमेशा बना करती है। लैंडस्लाइड आते रहते हैं, मतलब पहाड़ पर्वत मतलब टूट कर मतलब हमेशा नीचे गिरते रहते हैं
धंसते रहते हैं, धसाव की प्रक्रिया होती रहती है और इस प्रकार इस मिट्टी का निर्माण हमेशा होता रहता है। इसमें क्या है, ह्यूमरस की अधिकता होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें ह्यूमरस की अधिकता होती है। ह्यूमरस की अधिकता मतलब आपको पता होगा, पहाड़ों पर जो भी वृक्ष पाए जाते हैं, फिर जितने भी जीवांश पाए जाते हैं, जीवांश या फिर कुछ भी कह सकते हैं, पाए जाते हैं। जीवांश आपको मैंने क्यों बताया ये मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब पहले बताते हैं जितना मतलब इसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जब जब मतलब भूस्खलन की क्रिया होती है यहाँ पर, मतलब कोई भी हिस्सा जब धंस जाता है पर्वत पठार का, मतलब टूट कर नीचे चला आता है, तो अपने साथ पेड़ को वो लेकर नीचे चला आता है। और क्या होता है, जब पेड़ काफ़ी समय से उसी में दबे रह जाते हैं तो क्या होता है, इससे ह्यूमरस की मतलब होता है, ह्यूमरस बन जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं इसमें ह्यूमरस की अधिकता होती है। और जीवाश्म मैंने बोला था, आपको पता होगा जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत का निर्माण आपको पता होगा कैसे हुआ है, टेथीस भूसन्नति के ऊपर उठने से हुआ है। टेथीस भूसन्नति, मैंने हिमालय का निर्माण आपको पहले बताया है, आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं वहाँ वो हमारी वीडियो। तो टेथीस भूसन्नति मतलब टेथीस क्या था, एक सागर था। टेथीस सागर में मतलब जो टेथीस सागर से जो भूसन्नति थी वो धीरे धीरे क्या हो गया, मलबों के उठने से क्या हो गया, मलबों के जमने से धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। तो जब टेथीस भूसन्नति ऊपर उठी, तो टेथीस भूसन्नति के ऊपर उठने से उसमें जो जीव थे, जैसे मछलियाँ हो गई और भी जीव हो गए, समुद्री जीव हो गए, वो क्या हो, वो भी धीरे धीरे उसी के साथ ऊपर उठने लगे। इस प्रकार जो हिमालय हमारा पाया जाता है उसमें आज भी मछलियों के अवशेष मिलते हैं। तो वो सब क्या हो गया, वो सब सड़ गल कर क्या हो गए, ह्यूमरस तो बनाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें ह्यूमरस की अधिकता होती है। नेक्स्ट विशेषता इसकी देखते हैं, यह मिट्टी अम्लीय होती है, मतलब क्या होता है, अम्लीय होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास बहुत कम होता है, मतलब क्या होता है, यह बहुत पतली परत के रूप में होती है यह मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें चीड़, देवदार आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। आपको पता है पर्वतीय क्षेत्रों में, हमारे पर्वतीय वन में हमारे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़, देवदार, यही वृक्ष पाए जाते हैं, इस प्रकार के वृक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, चाय और काफ़ी के लिए यह काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है, मतलब पर्वतीय मिट्टी चाय और काफ़ी के लिए, आपको पता होगा यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में चाय और काफ़ी की खेती मतलब अच्छी होती है। तो इस सब मतलब चाय और काफ़ी के लिए यह मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही इसमें मसाले और फल भी उगाए जाते हैं, आपको कश्मीर से पता होगा, कश्मीर में उगाए जाते हैं। तो मतलब चाय और काफ़ी के साथ साथ यहाँ पर मसाले और फल भी उगाए जाते हैं पर्वतीय मिट्टी में। इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आपको पता होगा पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे पर्वतीय क्षेत्र जैसे ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ उत्तराखंड हो गया, यहाँ यहीं उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये आप सिक्किम देख रहे हैं, सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, हमारी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी नाम से स्पष्ट है कि हाँ, जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। तो इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये देखते हैं इसको। तो इन्हें हवाओं द्वारा निक्षेपित किया जाता है, मतलब क्या होता है, ये हवाओं के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनती हैं। आपको पता होगा यहाँ पर हमारी विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, यहाँ हमारी अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, इस प्रकार। तो क्या होता है, हवाओं के द्वारा इनका क्या होता है, इन पर्वत श्रेणियों का मतलब जो होता है क्षरण होता रहता है। मतलब क्या करती हैं, इन्हें हवाएं जब चलती हैं तो तोड़ कर इन्हें क्या करती हैं, बारीक कणों के रूप में ले जाकर एक स्थान पर जमा किया करती हैं, और इससे क्या होता है, हमारा मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है। इन्हीं मतलब जो हवाओं के द्वारा इन मरुस्थलीय मिट्टी का हमारे निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मिट्टी बलुई और बजरीनुमा होती है, मतलब जब बहुत छोटे छोटे कण में तोड़ देती हैं मतलब हवाएं इन्हीं कण को, तो क्या होते हैं, ये बलुई हो जाती है, और जब थोड़ा मतलब कण थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो बजरीनुमा होती हैं। तो इस प्रकार ये मिट्टी कह सकते हैं बलुई और बजरीनुमा होती हैं। नेक्स्ट है, इसमें जलधारण की क्षमता कम होती है। जलधारण की क्षमता मतलब आपको पता होगा, बालू में जल सोखने की, मतलब जल तो सोखता है बहुत जल्दी, लेकिन इसमें नमी टिकती कहाँ है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसमें जलधारण की क्षमता बहुत कम होती है, और इसी कारण क्या है, ये कम उपजाऊ होती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नमी टिकेगी ही नहीं, तो ये उपजाऊ कैसे होंगी। लेकिन अगर कहीं पर सिंचाई की जाती है तो सिंचाई के द्वारा क्या होता है, इसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। अब जैसे राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर थार के मरुस्थल में ये मिट्टी लगभग पाई जा रही है, ये जो आप ब्राउन कलर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या है, एक इंदिरा गांधी जो नहर है, वहाँ मतलब इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान में क्या होता है, जल की आपूर्ति की जाती है वहाँ पर। तो मतलब ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान, यहाँ की तो भौगोलिक स्थिति एकदम बदल दी यहाँ की। क्या होता है, सिंचाई की जाती है और इससे यहाँ पर इतना सूखा होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये जो नहर है, इस नहर के सिंचाई द्वारा अनेक क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि की खेती मतलब की जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर खेती नहीं की जाती, मतलब इंदिरा गांधी नहर के द्वारा उस क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में मतलब जैसे बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, सरसों इत्यादि की खेती की जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं, मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सातवां है हमारी क्षारीय या लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट सातवां हमारा है क्षारीय या फिर लवणीय मिट्टी। सातवां हमारा है क्षारीय या लवणीय मिट्टी। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में एवं अधिक सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब जहाँ मतलब शुष्क क्षेत्र या फिर कह सकते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र या फिर जहाँ पर सिंचाई अधिक की जाती है उस क्षेत्र में हमारी कौन सी ये मिट्टी देखने को मिलती है, क्षारीय या लवणीय मिट्टी। दूसरी विशेषता इसकी देखते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा मतलब वाष्पीकरण की क्रिया के कारण केशकत क्रिया। केशकत क्रिया आपको पता होगा, जल का नीचे से ऊपर चढ़ना, यही हमारी क्या है, केशकत क्रिया है। तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण केशकत क्रिया द्वारा मतलब ऊपरी परत में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की परत जमा हो जाती है और मिट्टी लवणीय हो जाती है। मतलब क्या होता है, ये हमारे पता है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम हमारे पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जब जल धीरे धीरे नीचे से ऊपर चढ़ता है, मतलब वाष्पीकरण की क्रिया होती है, मतलब ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर गर्मी अधिक होती है, वो गर्मी अधिक होगी तो क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी और जल के द्वारा क्या होता है, जैसे जैसे जल भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है तो उसी जल के साथ साथ सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये भी बाहर आ जाते हैं और पृथ्वी की ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं और इस प्रकार यह मिट्टी लवणीय हो जाती है। तो इस मिट्टी का सुधार मतलब कैसे किया जा सकता है, तो हरी खाद एवं जिप्सम का प्रयोग करके तथा खेतों को जल से भर कर, मतलब क्या किया जाता है, हरी खाद और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और खेतों को जल से भर कर लवण धुल जाने के बाद जल निकाल कर इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। मतलब क्या हो गया कि इसमें हरी खाद या फिर जिप्सम का प्रयोग करके इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, या फिर हमें पता है यह मिट्टी लवणीय होती है तो खेतों क्या होगा, जल से भर दिया जाएगा, एकदम भर देंगे जल से। उसके बाद जब लवण सारे धुल जाएंगे, मिट्टी के ऊपरी सतह के लवण धुल जाएंगे तो पानी को क्या होगा, बहा कर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है, मतलब कृषि करने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। इसकी विस्तार की बात करें तो ये मिट्टी मतलब पश्चिमी गुजरात, राजस्थान, पूर्वी तट की डेल्टा, पश्चिमी बंगाल, मतलब ये पश्चिमी गुजरात, आप यहाँ मैप में दर्शाया तो नहीं गया है, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पश्चिमी गुजरात के कुछ हिस्सों में, क्योंकि ये मिट्टी बहुत कम पाई जाती है इसलिए मैप में से दर्शाया नहीं गया है, तो पश्चिमी गुजरात के कुछ क्षेत्र में हो गया, यहाँ राजस्थान के कुछ क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलती है और पूरी तट के जितने भी डेल्टा हैं यहाँ पर, इस तट पे जितने डेल्टा हैं वहाँ पर, और पश्चिम बंगाल आपको पता है यहाँ पर भी कुछ देखने को ये मिट्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे धूर, ऊसर, कल्लर, रेह, चौबन आदि नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका अन्य नाम क्या क्या है, इसे धूर कहते हैं, धूर ऊसर, कल्लर, रेह, चौबन आदि नाम से इसे जाना जाता है, मतलब लवणीय मिट्टी को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी आखिरी मिट्टी है पीट और दलदली मिट्टी, जिसे हम जैव मिट्टी भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीट या दलदली मिट्टी। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दलदली क्षेत्र में जो मिट्टी है दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लगभग जितने भी डेल्टाई प्रदेश हैं हमारे, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, मतलब जितने भी दलदली क्षेत्र हैं वहाँ पर। तो इस मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थों के जमाव से होता है। मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पर भारी वर्षा होती है या फिर हम कह सकते हैं मतलब आर्द्रता वहाँ की बहुत उच्च होती है, वहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसके जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। कार्बनिक पदार्थों के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है, बहुत अधिक जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, वनस्पतियाँ आपको पता है वर्षा के साथ साथ कट कर बह जाएंगी। तो जब ये मतलब बहकर कहीं इकट्ठा तो होंगी, तो जब ये बहकर कहीं इकट्ठा होती हैं तो इस प्रकार कार्बनिक पदार्थों के जमाव से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। आपको पता है कि जब मतलब जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे वहाँ पर क्या होगा, जब वो सड़ जाएंगे तो उनसे क्या होगा, ह्यूमरस बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमरस की भी अधिकता होती है, इसमें ह्यूमरस की भी अधिकता होती है। नेक्स्ट है, यह मिट्टी काली, भारी और काफ़ी अम्लीय होती है। क्या होता है, काली, भारी और काफ़ी अम्लीय होती है। अम्लीय क्यों होती है, क्योंकि मतलब जितने भी क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसी से ये बनती है लगभग, मतलब जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो वहीं बनती है, तो इसलिए क्या होती है ये मतलब काफ़ी अम्लीय होती है मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। आपको पता ही होगा दलदल में खेती कौन करेगा, तो ये क्या होता है, ये खेती मिट्टी के लिए अनुपयुक्त होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मतलब कोई पेड़ पौधे या फिर कोई खेती की ही नहीं जा सकती, मतलब पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ इत्यादि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह कीटभक्षी पौधों के लिए उपयुक्त है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें नारियल, मैंग्रोव आदि वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो पीट या दलदली मिट्टी है इसमें मतलब कीटभक्षी पौधे, नारियल, मैंग्रोव आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो यह डेल्टाई प्रदेश में पाई जाती है। अब यहाँ पर हमारा कृष्णा नदी का डेल्टा हो गया, यहाँ गोदावरी नदी का, यहाँ पर गंगा नदी का डेल्टा हो गया। मतलब जो भी डेल्टा है वहाँ पर यह मिट्टी देखने को मिलती है, मतलब बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है, इसलिए इसे दर्शाया नहीं गया है मैप में। तो यह मिट्टी क्या होता है, डेल्टाई प्रदेशों में देखने को मिलती है। आपको पता होगा यहाँ पर हमारा सुंदरवन का डेल्टा पड़ता है, गंगा नदी का डेल्टा सुंदरवन, और सुंदरवन में क्या होता है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ का जो वन है इसे मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। तो ये जो अब मैंग्रोव है, मैंग्रोव के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। ये जो मैंग्रोव है ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष की जड़ें क्या होती हैं, मतलब पृथ्वी से बाहर निकली हुई होती हैं, अंदर भी होती हैं बाहर भी होती हैं। तो इसकी विशेषता है मैंग्रोव वृक्ष की। तो ये था हमारी भारत की जितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, भारत में 8 प्रकार की जितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनकी विशेषताएँ, उनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।